अब हम अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसे अंग्रेजी में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। नाम से पता चल रहा है अचक्रीय, जैसे मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थानांतरित हो जाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से होते हुए। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें दोनों फोटो सिस्टम यानी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 ये दोनों भाग लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, भाग लेते हैं ये दोनों। तो इसे हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जो क्रिया होती है वह फोटो सिस्टम 2 में होती है। फोटो सिस्टम 2 जिसे हम इस तरह दर्शा सकते हैं, यह है फोटो सिस्टम 2। जैसा आप जानते हैं फोटो सिस्टम को हम P680 कहते हैं। और P680 कहने का क्या कारण है? आप जानते हैं कि P680 से तात्पर्य यह है कि ये सूर्य के प्रकाश के जो लाल किरण होती है उसमें जो 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की किरणों को अवशोषित करता है। और साथ ही यहाँ पर जितने भी बाकी के सहायक पिगमेंट है, सहायक वर्णक है, वह भी अपने अपने तरंग दैर्ध्य जिनको ये अवशोषित ये कर सकते हैं वो करते हैं। और करने के बाद वो सारी ऊर्जा को ये फोटो सिस्टम 2 को स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए है, यह क्लोरोफिल ए से फोटो सिस्टम 2 में पाया जाता है। इसे अभिक्रिया केंद्र भी कहा जाता है। ये क्लोरोफिल ए के जो अणु हैं वह उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ये उत्तेजित अवस्था में आकर इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैंने अभी बताया था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही इसे ग्रहण कर लेते हैं। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है, इस फोटो सिस्टम 2 के साथ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इसके साथ संबंधित होता है जो कि जल का विघटन करता है। जैसे आप जानते हैं जल के जो अणु हैं जिसका सूत्र है H2O, यह भी सूर्य की ऊर्जा से क्या करता है, विघटित हो जाता है। यहाँ पर हम 2 अणु लेंगे जल के 2 अणु मिलकर, यहाँ 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो 4 हाइड्रोजन आयन देते हैं और साथ ही 4 इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। और फिर इसमें एक ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 है ना। जल के 2 अणु में 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, तो इस तरह 2 ऑक्सीजन के परमाणु इसमें से निकलते हैं। और ये जो 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, ये दोनों परमाणु बाद में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं और बना लेते हैं ऑक्सीजन गैस, और यही ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाता है। आपको याद रखने वाली बात है कि फोटो सिस्टम 2 में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। और वह क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जल का फोटोलिसिस यानी कि विघटन होता है और यह 4 हाइड्रोजन आयन और 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु बनाता है, जो कि अपने आप को व्यवस्थित करके ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं और गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर मैंने दिखाया है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्लोरोफिल के अणु को हम मान लेते हैं, यहाँ पर भी फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये उत्तेजित अवस्था में आए और ये बाहर निकल गया, जिसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसे ग्रहण कर लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिक्त स्थान हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए एक होल बन जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, वो जगह खाली हो गया, तो एक रिक्त स्थान हो जाता है। इस रिक्त स्थान को जल के अणु जो विघटित हुए उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन इस रिक्त स्थान को भर देते हैं, इस रिक्त स्थान को ये भर देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, ये अब वापस घूम के अपने पूर्व स्थान में नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन, वो जगह खाली ही नहीं है, क्योंकि उसमें जल के अणु से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो है उस जगह को भर दिया है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं, वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन के परिवहन तंत्र है वहाँ से होते हुए ये कहाँ जाते हैं, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। और यहाँ पर मुख्य बात, ये
4 हाइड्रोजन आयन की भी बात आएगी, जो हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसे हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम पहले ये देखते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे कहाँ। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन फिर से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से होते हुए जाएंगे, और ये सबसे पहले ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसे हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं PEA, यानी कि प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। ये प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही इसे ग्रहण करता है। ग्रहण करने के पश्चात यह इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन ये स्थानांतरित प्लास्टोक्यूनॉन के पास स्थानांतरण से आ जाता है। प्लास्टोक्यूनॉन से यह इलेक्ट्रॉन आता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर आ जाता है, और फिर इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है प्लास्टोसियानिन के पास। ये सब इलेक्ट्रॉन ग्राही है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते जाते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर से, यहाँ PC का मतलब होता है, PQ का मतलब होता है प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्विनॉन, और PC का अर्थ होता है प्लास्टोसियानिन, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आप लिख सकते हैं। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते जाता है, और उसके बाद प्लास्टोसियानिन से ये इलेक्ट्रॉन जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसियानिन में स्थानांतरित होता है, तो ये वो जगह है जहाँ पर ATP का संश्लेषण होता है। ATP का संश्लेषण यानी कि एक जो ADP है वह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अणु के साथ यहाँ से ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया जाता है? ADP का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्रिया करने में, जिससे ये आपस में जुड़ते हैं और ATP का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर ATP का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ATP का निर्माण जो होता है वह एक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसे केमी-ऑस्मोसिस कहते हैं। केमी-ऑस्मोसिस, इसे मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं, केमी-ऑस्मोसिस। इस प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर ATP जो है वो मुक्त होता है, ATP का संश्लेषण होता है। अब ये केमी-ऑस्मोसिस क्या होता है इसे हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लास्टोसियानिन से ये वापस अपने जगह नहीं जा सकते, क्लोरोफिल A के अणु के पास नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले बताया 4 इलेक्ट्रॉन जल के अणु से जो निकला था वह उसकी जगह ले लिया। यहाँ पर कोई रिक्त स्थान नहीं बचा, तो ये वापस अपने जगह नहीं आ सकते। तो इसे कौन ग्रहण कर लेते हैं? ये चले जाते हैं फोटोसिस्टम 1 के पास। फोटोसिस्टम 1 को हम P700 भी कहते हैं। P700 में ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं, यहाँ स्थानांतरित हो जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि फोटोसिस्टम 1 जो है वो P700 होते हैं। P700 से तात्पर्य आप जानते हैं ये सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, जिसका 700 nm तरंग दैर्ध्य होता है, उसी ऊर्जा को ये अवशोषित करते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश फोटोसिस्टम 2 में पड़ रहा है तो क्या इसमें नहीं पड़ेगा? साथ ही साथ में इसमें भी पड़ेगा। फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों में एक साथ सूर्य की जो किरण है वह पड़ती है, और सूर्य के किरण को हम फोटॉन्स कहते हैं, जो हम यहाँ लिख देते हैं फोटॉन्स के रूप में यह आती है और ये अवशोषित की जाती है। और जब ये अवशोषित होती है सूर्य प्रकाश किरण, तो ये यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और यहाँ से क्लोरोफिल A, ये भी क्लोरोफिल A ही है, आप जानते हैं क्लोरोफिल A है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और बाहर निकल जाता है। यहाँ पर भी हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे
जो कि बाहर निकल गया। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, यानी कि यहाँ से जब ये निकल जाता है तो यहाँ पर रिक्त स्थान हो गया। अब रिक्त स्थान होने की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन इस रिक्त स्थान को भर देते हैं, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, जो आगे हम लोग पढ़े थे चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें फोटो सिस्टम 1 का प्रयोग होता है, तो वो वापस क्या होते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह रहता है। लेकिन अब ये खाली जगह नहीं है, क्योंकि ये जगह कौन भर दिया है, प्लास्टोसायनिन से आने वाला 4 इलेक्ट्रॉन जो है इस जगह को भर दिए हैं। तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसे सबसे पहले प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसे ग्रहण कर लेते हैं, और जैसे आप जानते हैं इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन किसको स्थानांतरित होगा, फेरोडॉक्सिन को। आपने पढ़ा है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में कि फेरोडॉक्सिन को ये ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन फेरोडॉक्सिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं NADP प्लस। NADP प्लस को ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। NADP आप जानते हैं 11th क्लास में पढ़े हैं, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइफॉस्फेट, जो एक रेड्यूसिंग एजेंट के जैसे कार्य करता है। तो ये जो NADP है यह इस तरह से कार्य करता है, और यह इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। 4 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद यह साथ में ये 4 इलेक्ट्रॉन को के साथ ये क्रिया करेगा, लेकिन इसको ये क्योंकि रेड्यूसिंग है, इसमें अपचयन होगा, तो अपचयन होने के लिए इसको किसकी आवश्यकता है, 4 हाइड्रोजन आयन की आवश्यकता है। तो ये 4 हाइड्रोजन आयन आएगा कहाँ से, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ये जल के अणु जब विघटित होते हैं तो ये 4 हाइड्रोजन आयन यहाँ से आते हैं, और ये यहाँ पर आकर इस NADP प्लस को रिड्यूस कर देते हैं, यानी अपचेत करते हैं, और ये बन जाता है NADPH प्लस H प्लस। इसे NADPH2 भी कई बुक में लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन आप NADPH प्लस H प्लस लिखेंगे। इस तरह यह अपचयित हो जाता है। NADP यहाँ पर 2 अणु लेंगे NADP का, तभी यह 2 अणु NADPH प्लस H प्लस के बनाता है। इस तरह हमने देखा कि ये जो अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इसमें अचक्रीय बोलने का कारण यही है कि जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वहाँ वापस नहीं आता। यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है, जो फोटो सिस्टम 2 से निकला था, वह इस तरह जो इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए वह वापस नहीं आकर फोटो सिस्टम 1 में चला जाता है, और फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वह चला जाता है NADP को अपचेत करने। ये NADP को अपचेत करके 2 NADPH H प्लस का निर्माण करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो पूरी संरचना बनी है वो एक Z के आकार की बनी है। इस पूरी प्रक्रिया को हम Z स्कीम कहते हैं, Z स्कीम कहा जाता है। आप ऐसा देखेंगे तो बोलेंगे कि मैडम ये तो N के आकार का दिख रहा है, लेकिन यदि इसे हम इस तरह घुमा दें तो ये Z के आकार का दिखता है। इसे Z स्कीम कहा जाता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो Z स्कीम जो है वह अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में ही बनता है, और इसके महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं। तो पहला हमने यहाँ लिख लिया है कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वह उसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों भाग लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये होता कहाँ है, यह होता है ग्रैना के थाइलाकॉइड में। आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट की संरचना आप देखे हैं, तो जो थाइलाकॉइड होते हैं, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड की जो झिल्ली होती है, उसकी जो इकाई झिल्ली होती है, उसमें यह होते हैं, क्योंकि थाइलाकॉइड में फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी पाए जाते हैं। तो थाइलाकॉइड की झिल्ली में यह पूरी प्रक्रिया होती है, झिल्ली में ये पूरी प्रक्रिया होती है। तीसरे बिंदु यह है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि इसमें जल का विघटन होता है, जल के अणुओं का विघटन होता है,
और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जल का विघटन होता है तो ऑक्सीजन गैस इसमें से मुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। और इसमें होगा कि महत्वपूर्ण बिंदु कि इसमें एटीपी का तो संश्लेषण होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर NADPHH+ का भी संश्लेषण होता है। एटीपी के साथ साथ यहाँ NADPH+H+ का संश्लेषण होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे की प्रक्रिया जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, प्रकाशीय अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन के बाद आता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में सिर्फ एटीपी नहीं, NADPH+H+ का की भी आवश्यकता होती है। तो अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। इसी अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन से मुक्त हुए ये दोनों की आवश्यकता होती है डार्क रिएक्शन में, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइकिल है, यह पूरा होता है।